गाइस डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। ये एक सेंटर है, राइट। और इसका काम क्या है, उस काम को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें इसके नाम से ही इसका काम पता लग गया है। ये एक ऐसा सेंटर है जो कि ओशियन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये सेंटर ओशियन की सर्विसेज प्रोवाइड कराने से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो नाम ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, इस प्रकार की चीजें अक्सर पूछ ली जाती है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये सेंटर आता है, राइट। इसका काम क्या है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। किनको प्रोवाइड कराएगा, सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, राइट। और ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों है, तो बताया जा रहा है कि ये सेंटर प्लान कर रहा है कि ये मदद लेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की। किस पर्पस के लिए मदद लेगा, तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो उनकी एरियल मैपिंग करने के लिए मदद लेगा, राइट। एनआरएससी की है ये वाला सेंटर। और इससे क्या फायदा होगा, इससे बेटर पिक्चर मिल सकेगी ओशियन फ्लोर की। जैसा आप लोग जानते हैं, सैटेलाइट्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। सैटेलाइट की मदद से ये तक पता लगाया जा सकता है कि ओशियन का जो फ्लोर है, जो नीचे जमीन जो ओशियन के नीचे हमें देखने को मिलती है, तो उसमें कौन से मिनरल्स हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार के उसके फीचर हैं, तो वो पूरी जानकारी सैटेलाइट की मदद से मिल जाती है। तो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद लेगा इसी चीज के लिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ना, तो उसके ओशियन फ्लोर की बेटर पिक्चर लेने के पर्पस के लिए उनकी मदद लेने वाला है, राइट। और देखो, ओशियन फ्लोर की जो स्टडी होती है ना, उसको कहते हैं बैथीमेट्रिक स्टडी। बैथीमेट्रिक स्टडी, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी इस प्रकार के नाम पूछ लिए, टर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि बैथीमेट्रिक स्टडी क्या होता है। तो ओशियन फ्लोर की जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड बैथीमेट्रिक स्टडी। तो ये सिंपल सी चीज है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात हो रही है चाइना की पीपीपी के बारे में। तो बताया जा रहा है कि जो गरीबी रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो चाइना के अंदर डिफाइन किया गया है पॉवर्टी लाइन के बारे में। चाइना के अंदर जो डेफिनेशन है पॉवर्टी लाइन की, वो ये है कि जो व्यक्ति चाइना के अंदर $2.30 से कम कमाता है हर दिन, तो वो व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा, राइट। और जो व्यक्ति $2.30 $2.30 से ज्यादा कमाता है, वो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर जाएगा। तो गरीबी रेखा के बारे में आपको पता होगा, पॉवर्टी लाइन के बारे में, है कि नहीं। और हम लोग जो है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को ही फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन 1.90 यूएस डॉलर की होती है, $1.90 की होती है, कि जो व्यक्ति $1.90 से ज्यादा कमाएगा वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर का रहेगा, और जो व्यक्ति हर दिन $1.90 से कम कमाएगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन पर हमें देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक ने भी डेफिनेशन दी है पॉवर्टी लाइन की, और इसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को 3.20 यूएस डॉलर पे रखा गया है, और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज को 5.50 यूएस डॉलर पे रखा गया है। यानी कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, तो वहां पर अगर एक व्यक्ति $3.20 से ज्यादा कमाता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में एक व्यक्ति $5.50 पर डे, यानी कि हर दिन $5.50 से ज्यादा कमा रहा है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसकी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो रेट जिसके थ्रू हमें देखने को मिल रहा है 1.90 का, $1.90 का, तो उससे ज्यादा चाइना का हम लोग को देखने को मिल रहा है गरीबी रेखा को डिफाइन करने का ये मेजरमेंट, राइट। ये $2.30 का। तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, बेसिक से फैक्ट्स हैं जो न्यूज में देखने को मिले थे। गाइस बहुत समय से ओटीटी के कंटेंट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा था। फाइनली सरकार जो है वो मॉनिटर करने वाली है ओटीटी के कंटेंट्स को। पहली बार हम लोग को ओटीटी से रिलेटेड गाइडलाइंस देखने को मिल रही है, पहली बार सरकार जो है वो लेकर आई है गाइडलाइंस, राइट। जो कि जो डिजिटल कंटेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जो डिजिटल मीडिया हम लोग को देखने को मिलती है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इनके लिए सरकार गाइडलाइंस लेकर आई है, डिटेल्ड गाइडलाइंस लेकर आई है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें सभी रूल्स बताए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर, जो अभी आईटी एक्ट जो हमारा एट प्रेजेंट है, तो उसी के तहत ये पूरे रूल्स जो है वो फ्रेम और नोटिफाई किए गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ओटीटी को और डिजिटल न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है।
तो ये वाली चीज है, आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओटीटी का एक बेसिक आइडिया तो आपको है ही ना, नहीं है तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि जो नेटफ्लिक्स होता है, अमेजॉन प्राइम होता है, तो ये सब चीजें क्या है जिसपे वेब सीरीज देखी जाती है, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिस पर डिजिटल कंटेंट जो है वो रिलीज किया जाता है, पब्लिश होती है मूवी वगैरह। और आप जानते हैं कि आपने मैक्सिमम 90% से ज्यादा ऐसे आपको ये डिजिटल कंटेंट दिखाई देंगे या वेब सीरीज दिखाई देगी जिसमें गालियां तो नॉर्मली सी बात है, राइट, गालियां तो नॉर्मल सी बात है, बट इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कंटेंट्स वगैरह जो होते हैं जिसको दिखाया नहीं जाना चाहिए, और अगर दिखाया जा रहा है तो उससे पहले वार्निंग दी जानी चाहिए कि ये कंटेंट जो है वो किसके लिए। जैसे कि अलग अलग हम देखते हैं ना कि ए ग्रेड बी ग्रेड वाली जो पिक्चर है जो आती हैं हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो ऐसी जो पिक्चर होती हैं तो वो पहले से ही सर्टिफाई करती हैं कि इस मूवी को 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है वो देखेंगे, या फिर ये मूवी जो है वो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, तो पहले से ही वो पूरा जो है वो उसकी आ जाती है डिटेलिंग्स वगैरह, राइट। और इवन जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपत्तिजनक हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिसको रिलीज करना ठीक नहीं होता है, तो ऐसे जो कंटेंट होते हैं उसको क्या करती है हमारी मूवीज वगैरह में सेंसर बोर्ड जो होती है ऐसे कंटेंट को रिलीज नहीं होने देती। आपको पता होगा काफी सारी मूवी होती है जैसे कहते हैं ना कि अरे यार वो मूवी जो है उसको सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा है, पास नहीं हो पा रही है मूवी सेंसर बोर्ड से, या फिर सेंसर बोर्ड वालों ने इस मूवी में इतने सारे क्लिप्स जो है वो काट दिए, राइट, रिलीज नहीं होने दिया। तो वो सेंसर बोर्ड जो है हमारी जो सरकार है वो उसका काम क्या होता है, रोकने का इस प्रकार के कंटेंट को, जिससे कि पब्लिक के बीच में किसी भी प्रकार का इशू जो है वो क्रिएट ना हो जाए, उस कंटेंट को देखकर किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर ये सब जो पिक्चर्स वगैरह में जो कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा, राइट। बट ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे नहीं था, अंधाधुन ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहा था, गाली देनी है गाली दो, जिसकी क्या करनी करने दो, राइट, मदर सिस्टर। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी, कॉमन सी बात है बिल्कुल, राइट। तो अब इसको इसके इसके ऊपर रेगुलेशन लाने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए सरकार ये डिटेल गाइडलाइन लेकर आ गई है। सबसे पहली बात तो इसमें ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है 3 टियर का। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर शिकायत है, जैसे कि मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ शिकायत है, तो मैं कहां पर शिकायत कर सकता हूं, इसके बारे में यहां पर बात हुई है। तो सबसे पहली चीज तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट देख रहा हूं मैं तो उसके पास शिकायत करूंगा। तो यहां पर ये चीज कही गई कि पहले लेवल पर जो ओटीटी प्रोवाइडर्स हैं उनको एक ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो शुरू करना होगा अपने ही लेवल पर, और हर एक ओटीटी प्रोवाइडर को ये ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुरू करना होगा, राइट, शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो उनको शुरू करनी होगी। और हर एक कंप्लेन 15 दिन के अंदर अंदर, हर एक शिकायत जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व होनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट लेवल की बात है। अब मैंने किसी को कंप्लेन करी ओटीटी प्रोवाइडर को, अब मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरा जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके आंसर से, उनके जवाब से, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड लेवल पर जा सकता हूं। तो अब ये सेकंड लेवल की बात हो गई। सेकंड लेवल पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रखी गई है कि कंप्लेन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, यानी कि जो यूजर जो है वो उस कंप्लेन जो उन्होंने की है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसके रेजोल्यूशन से या उसके सोल्यूशन से जो सामने वाली ओटीटी प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किए हैं, तो फिर क्या कर सकता है एक यूजर, जैसे कि जो कंप्लेन कर रहा है, वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को अप्रोच कर सकता है, राइट। और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो होगी ये बताया जा रहा है कि ये कलेक्टिवली स्टैब्लिश की जाएगी ओटीटीज के द्वारा। तो ओटीटी प्रोवाइडर जो है उनके द्वारा कलेक्टिवली इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में कौन कौन होने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज तो रिटायर्ड जज हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसको हेड करेंगे, राइट, इसके चेयरमैन होंगे, और हाई कोर्ट के जज होंगे, और एक इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन होंगे, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स और दूसरी रेलिवेंट फील्ड्स के ये मेंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे इसके अंदर, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की पावर क्या होगी, तो सेंसर करने की, तो सेंसर करने वाली पावर इनके पास होगी। वही जैसे कि मूवी में होता है ना कि बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड जो है वो रिलीज करने नहीं देती कंटेंट को, तो पहले सेंसर के पास जो है वो पूरा मामला। अब मूवी में क्या होता है, मूवी की प्रोसेस ये होती है कि पहले सेंसर बोर्ड से वो चीज पास होती है, उसके बाद फिर रिलीज होती है। बट यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तो हो जाएगी, बट अगर उससे रिलेटेड कुछ कंप्लेन वगैरह आती है तो सेंसर बोर्ड उसको हटा सकते हैं, राइट, लोगों की आपत्ति को या फिर लोगों की कंप्लेन को सुनकर उसको हटाया जा सकता है। तो ये वाली चीज भी। और इवन ओटीटी प्रोवाइडर्स जो है उनको भी सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि उनको अपने कंटेंट में क्या क्या चीजें शो करनी है। जैसे कि अगर उनका कंटेंट जो है वो अगर फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक नहीं है तो पहले ही जो है वो नोटिस कर दो, पहले ही सर्टिफिकेशन उसके आगे लगा दो कि मतलब होता है ना कि ये वाला जो कंटेंट है वो 18+ के लिए ही है, इस टाइप का। तो इस प्रकार के जो सेंसरिंग पावर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास होगी, इस बोर्ड के पास सेंसरिंग पावर, तो वो काट सकती है या फिर स्टॉप कर सकती है उसको फर्दर पब्लिश होने से, है ना। फिर थर्ड टियर पे आ गई सरकार।
सरकार के पास ओवर राइडिंग पावर होगी, यानी कि सरकार फाइनल डिसीजन जो होगा वो सरकार का ही होगा। तो ये चीज यहां पर लेकर आ गए थर्ड लेवल पे, और इवन इंडिपेंडेंटली भी ये काम कर सकती है वाला थर्ड लेवल। और इवन हालांकि सेल्फ रेगुलेटरी जो बोर्ड है वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, राइट। अगर किसी की कंप्लेन नहीं भी आ रही है तो भी देखेगा कंटेंट वगैरह को, अगर वो कंटेंट आपत्तिजनक लगता है तो वो हटा सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। बट फाइनल पावर जो होगी वो किसके हाथ में, सरकार के हाथ में बताई जा रही है। पूरी चीजों को देखेगी ये कि प्रॉपर जो ये मैकेनिज्म है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी है जो कि परफॉर्म करेगी इस प्रकार के फंक्शंस को, राइट। और ये इसके जो फंक्शन होंगे वो बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे जैसे कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के हम लोग को देखने को मिला है, राइट। जैसे जिसके बारे में हमने सेंसर वगैरह के बारे में बात करी। अब बात करें कि ये गाइडलाइन जो है वो किन के ऊपर लागू होगी, तो बताया जा रहा है कि ये गाइडलाइन ने सभी कंपनी को जो के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया है। और जो भी पर्टिकुलर कंपनी एंटिटी जो कि अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करती हैं, शेयर करती हैं, दिखाती हैं, मॉडिफाई करती हैं कंटेंट को, इसमें फर्स्ट टाइमर्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस बिजनेस में हो रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं, तो वो भी इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। यहाँ पर ऐसी कंपनीज जो कि बिजनेस करती हैं या तो न्यूज को ऑनलाइन न्यूज को क्रिएट करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो वो भी इसके दायरे में आएंगी, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। सेफ हार्बर प्रोविजन भी इसके अंदर मौजूद है। सरकार ने कहा सेफ हार्बर प्रोविजन जो है उसके तहत सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को लायबल बनाया जाएगा। जैसे कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी कंटेंट शेयर होता है और वो कंटेंट जो है वो आपत्तिजनक है, इस प्रकार का कंटेंट है जिसके कारण हेट वगैरह जो है वो बढ़ सकता है, राइट। लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में दंगे होने की संभावना हो सकती है, इस प्रकार का कंटेंट जो आपत्तिजनक होता है, तो ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया कंपनी को जो है वो रिमूव करने के लिए काम करना होगा। और अगर सोशल मीडिया कंपनी रिमूव नहीं करती है इस प्रकार के कंटेंट को, उस कंटेंट से रिलेटेड कार्रवाई नहीं करती या फिर इस गाइडलाइंस में मौजूद जो प्रोविजंस है उसको फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं करती हैं, तो सोशल मीडिया कंपनी जो होंगी उनको सेफ हार्बर जो है वो नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है सेफ हार्बर होता क्या है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने फेसबुक पे कोई एक पोस्ट डाला, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति जो फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा है, तो गलती किसने करी, फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर उस व्यक्ति ने, उस यूजर ने, राइट। बट किसके प्लेटफॉर्म पर करी, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर करी। तो यहां पर फेसबुक भी दायरे में आती है और वो यूजर भी दायरे में आता है। बट क्या होता है कि अगर फेसबुक प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, यानी कि इसने कंटेंट जो ऑनलाइन रिलीज किया वो कंटेंट जो है वो एकदम वो होते जा रहा है, शेयर होते जा रहा है, बार बार वायरल होते जा रहा है, बट वो कंटेंट आपत्तिजनक है, तो उस पर अगर फेसबुक कार्रवाई नहीं करेगी तो उसको सेफ हार्बर नहीं मिलेगा, राइट। और सेफ हार्बर कब मिलेगा, जब फेसबुक जो है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है, बट जो फाइनल जो प्रोसीडिंग जो चलेगी वो किसके ऊपर चलेगी, जिस व्यक्ति ने वो कंटेंट पोस्ट किया। फेसबुक पर वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। समझ पा रहे हो बात को, आसान भाषा में फिर से समझा देता हूं। जैसे कि सेफ हार्बर का प्रोविजन जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंदर। इसमें सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज यानी कि कंपनी वगैरह को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इनको इम्यूनिटी मिल जाती है लीगल प्रोसिक्यूशन से, राइट। यानी कि एक व्यक्ति ने पोस्ट किया तो जो भी आपत्तिजनक पोस्ट एक व्यक्ति ने किया तो उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ नहीं की जाएगी। बट हाँ, एक चीज जरूर यहां पर मेंशन की गई है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे कि अगर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो उस कंटेंट को शेयर होने से रोक नहीं रही है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, या फिर उसने अपनी कार्रवाई शुरू नहीं करी है उसको रोकने के लिए, तो फिर वो सोशल मीडिया कंपनी को हार्बर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए इस प्रकार का। और इवन सोशल मीडिया कंपनीज वगैरह जो होती है ना, ये सब, तो यहां पर भी ग्रेवियंस रिड्रेसल और कंप्लायंस मैकेनिज्म होना जरूरी है। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको ओटीटी के लिए बताया था कि उसमें भी शिकायत करने के लिए एक ऑफिस होना जरूरी है, जैसे कि ओटीटी प्रोवाइडर्स पर शिकायत किया जा सकता है, तो वैसे ही यहां पर भी सोशल मीडिया पर भी एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने की बात की गई है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो कंपनी वगैरह जो है, इनको ग्रेवियंस रिड्रेसल और कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है वो लेकर आना होगा। इनको अपॉइंट करना होगा एक ग्रेवियंस ऑफिसर को, जिसका नाम और जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो शेयर की जाएगी सरकार के पास। और रेसिडेंट जो होना चाहिए ग्रेवियंस ऑफिसर का, वो और उसके ऑफिस में वो इंडिया में ही होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि फेसबुक की कंपनी हम लोग को बाहर की देखने को मिलती, फॉरेन कंपनी है, राइट। और इस प्रकार की जो अमेजॉन हो गई, फेसबुक हो गई, ये सब जो कंपनी वगैरह जो है फॉरेन कंपनी है, ट्विटर हो गई। तो अब इन कंपनी के लिए क्या बोला है कि आपको एक अपना ऑफिस जो है वो इंडिया में रखना होगा, और उसमें जो होंगे वो ग्रेवियंस ऑफिसर होंगे। और बताया जा रहा है कि वो जो ऑफिसर होंगे वो इंडियन पासपोर्ट होल्डिंग सिटीजन होने चाहिए, यानी कि एक इंडियन ही होना चाहिए जिसको आपको अपॉइंट करना होगा एज ऑफिसर के तौर पर, जो कि शिकायतों वगैरह को रिजॉल्व करेंगे इंडिया के अंदर, राइट। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और बताया गया कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो
इंडिया में रहने चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की अगर इशू आती है आईटी एक्ट और उसके रूल से रिलेटेड या उसके अगेंस्ट, तो फिर उसकी जवाबदेही या जवाबदारी जो होगी वो उन ऑफिसर की होगी। और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एक होना चाहिए जो कि राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो। जैसे कि सरकार ने देखा कि कुछ स्थिति जो है वो खराब हो रही है या फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लगा कि ये फलाना यूजर जो है वो आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो कर रहा है या फिर इसके कॉन्टैक्ट जो है वो बाहर से हैं, टेररिस्ट ग्रुप वगैरह से हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, राइट। तो उसके बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को तुरंत पता लगा, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसको कांटेक्ट करेगी? एक नोडल कांटेक्ट पर्सन को, जो कि ऑन द क्लॉक जो है वो अवेलेबल रहे, कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ही कोऑर्डिनेट करें, राइट। तो इस पर्पस के लिए बताया गया कि एक नोडल कांटेक्ट पर्सन भी जो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को या कंपनीज को जो है वो अपॉइंट करना होगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और इसके अलावा जैसे कि अगर सरकार को पता लगाना है कि यार ये ट्वीट जो है वो कहां से शुरू हुआ या ये मैसेज जो है वो कहां से शुरू हुआ, राइट, यानी कि ओरिजिनेटर जो है वो कौन है उस मैसेज का या उस ट्वीट वगैरह का या उस पर्टिकुलर कंटेंट का, तो उसके लिए जो है वो सोशल मीडिया कंपनी को सरकार जो है वो बुला सकती है, सरकारी अथॉरिटीज बुला सकती हैं, कोर्ट बुला सकती हैं और उनसे कह सकती हैं आप बताइए कि पहला ओरिजिनेटर जो है वो इस फलाना ट्वीट या फलाना मैसेजेस का कौन है। क्योंकि कंपनी के पास पूरी डिटेल्स होती है ना, जैसे कि मैं अगर कुछ चीज पोस्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के पास वो डिटेल जो वो एक प्रिंट जो है वो चला गया होगा कि मेरी आईडी से जो है वो ये चीज पोस्ट हुई, फिर भले ही वो कितनी भी वायरल हो गई हो, बट उसके ओरिजिनेटर तक पहुंचने के लिए कंपनी की आवश्यकता होती है, कंपनी की सहायता होती है। तो वो इस प्रकार की जो है वो चीज कही गई है कि कंपनी को बताना होगा सरकार को। और प्लेटफॉर्म जो है वो हाउएवर लाइबल टू डिस्क्लोज द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ an offense related to sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states, public order। तो यहां पर कुल मिलाकर ये चीज कही गई है कि कंपनी तभी जो है वो सरकार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी जब बात होती है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी की, जब बात होती है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी की, पब्लिक ऑर्डर की बात होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होती है, तो उस समय ये कंपनी जो ओरिजिनेटर जो है उसकी इंफॉर्मेशन देगी। और किस पर्पस के लिए देगी? एक तो अपराध को रोकने के पर्पस के लिए, जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो है वो उनके टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट है, वो उनकी प्लानिंग चल रही है कि जो है वो इस प्रकार के पोस्ट क्रिएट करना कि कंट्री के अंदर कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, दंगे हो जाए, समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार की जब इंफॉर्मेशन हमारी एजेंसी को मिलेगी तो हमारी एजेंसी क्या बोल सकती है फेसबुक को कि देखो ये व्यक्ति जो है हमें पता लगा हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू कि ये व्यक्ति इस प्रकार के पोस्ट कर रहा है या फिर इस प्रकार का जो पोस्ट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, आप पता लगाइए कि कौन व्यक्ति ने इस प्रकार के पोस्ट की शुरुआत करी है, राइट। क्योंकि ऐसे जो पोस्ट होते हैं, जो नफरत फैलाने वाले पोस्ट होते हैं, जो दंगे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव से भी होता है कि ये पोस्ट जो है वो किसने रिलीज किया, राइट, इसकी लिंक जो है वो कहां से कहां तक जा रही है, ये रिलीज हुआ किसके पास, किसने देखा और फिर किसने शेयर किया। क्योंकि देखो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप जो है वो अगर कोई इस प्रकार की चीजों को शेयर करते हो जो आपत्तिजनक होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी घेरे में आ सकते हो। इसलिए कभी भी जो सोशल मीडिया का जो उपयोग किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है चीजों को, तो वो बहुत सोच समझ के ध्यान से जो है वो करना चाहिए, राइट। और हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी की काफी ज्यादा कमी है हालांकि वैसे भी, बट फिर भी धीरे धीरे करके ये सब गैप्स को जो है वो फुलफिल किया जा रहा है। तो आप अगर अपना मेंस का आंसर लिखें तो ये डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी जरूर मेंशन कीजिएगा, राइट, कि इस प्रकार की डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता है। कि कई सारे लोग जो है वो बिना सोचे जो है वो शेयर कर देते हैं, उनको लगता है कि कुछ थोड़ा ना हुआ, तो मस्ती मजाक चल रही है। पर लोगों को बताया जाए कि अगर आप कुछ गलत चीज करते हो या गलत पोस्ट करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है, राइट। तो ये इसकी बारे में लोगों को नॉलेज दी जाए जिससे कि एटलीस्ट वो रुकें ये सब चीज करने से पहले। इसके अलावा जैसे कि किसी व्यक्ति को पनिश करना है कि किसी ने कुछ अपराध कर दिया इस प्रकार का ऑनलाइन और उसको पनिशमेंट देनी है, तो वो जो है वो कंपनी से कांटेक्ट करेगी सरकार, फिर कंपनी उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में जो है वो बताएगी। पर वो तभी बताएगी जब ये सब हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा होगा या इस प्रकार की चीजें होंगी। अब देखिए कही तो गई ये सब चीजें कानून के अंदर, बट कई बार अथॉरिटीज वगैरह जो होती हैं वो भी इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, राइट। कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि किसी कंट्री की सरकार जो है वो क्या कर सकती है, जैसे कि लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, किसी चीज को लेकर ऑनलाइन कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो सरकार क्या करवा सकती है? सरकार इन कंपनी से कांटेक्ट करके लोगों के ट्वीट्स वगैरह या वो सब डिलीट करवा सकती है, कंटेंट वगैरह या शेयर वगैरह जो हो रहा है उसको डिलीट करवा सकती है, ब्लॉक करवा सकती है। तो इस प्रकार की भी चीजें हो सकती हैं, तो इनको भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखो अल्टीमेट मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर एक लूप होल जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है, और ये आप भी अगर आपको ठीक लगे तो आप मेंशन कीजिएगा मेंस के आंसर में, बट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये लूप होल है एक्चुअल में,
कि जो सरकार जो है, हालांकि इस लूप होल के बारे में मेंशन नहीं है अभी कहीं, हो सकता है आने वाले आर्टिकल्स में कोई एडिटर जो है वो उसको फाइंड आउट करके मेंशन कर दें, बट फिर भी जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करो चीजों को तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में, ओवर राइडिंग पावर, हमने बात करी थी ना ओवर राइडिंग पावर के बारे में, किसके हाथ में, सरकार के हाथ में, राइट। तो सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कंटेंट को आपत्तिजनक जो है वो बताकर उसको डिलीट करवा सकती है। कई बार होता है ना कि सरकार के अगेंस्ट अगर लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, ट्वीट्स डिलीट करवा सकती है, मैसेजेस डिलीट करवा सकती है, उस प्रोटेस्ट को ट्रेंड होने से रोक सकती है, राइट। तो ये इस प्रकार की चालें भी चली जा सकती हैं, तो ये एक लूप होल है, तो इसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें तो सैकड़ों मिल जाएगी आंसर के अंदर या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, बट उसमें आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर हो, तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बट उसकी एनालिसिस इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि यार इसमें गड़बड़ी क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिली कि सरकार है, सरकार के पास ओवर राइडिंग पावर है, राइट, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें यहां पर यह चीज मेंशन नहीं है कि जो सरकार इस प्रकार से जब स्टॉप करती है, इस प्रकार से कंटेंट के ऊपर रोक लगाती है, तो सरकार के इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है क्या कोर्ट में, इसके बारे में नो वेयर मेंशन। तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए या फिर एक और ग्रीवियंस सेल होना चाहिए जो कि मतलब कोर्ट का हो, जुडिशरी का हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर जो रिजॉल्व करती है बॉडी वो कौन सी है, जुडिशरी है, राइट, जो मैटर को रिजॉल्व करती है, फेयर तरीके से न्याय जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो इसलिए जुडिशरी को इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो अटैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में आप कह सकते हो कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में सर रिटायर्ड जज तो वहां पर मौजूद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एज अ चेयरमैन के तौर पर, हेड के तौर पर, है ना। अभी हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से इस आर्टिकल को सुना हो तो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जो भी चीज सुन रहे हो बहुत ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, मतलब पूरी चीज, पूरे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए हर एक चीज से रिलेटेड। यही तो सिविल सर्विसेज की तैयारी है। और किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, और रियल वर्ल्ड के साथ उस चीज को जोड़ो आप कि अभी रियलिटी में क्या चल रहा है, राइट, इस चीज की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होगा यार आप लोगों का। फिर आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ऑफिसर बनोगे तो आपका काम भी यही सब चीज होगा ना कि आप मतलब जो भी चीज चल रही है हमारे आसपास उसको ऑब्जर्व करो, राइट, ऑब्जर्व करके क्या गड़बड़ी है उसको फाइंड आउट करो, उसको रिजॉल्व करने का काम करो। तो यही चीज है। तो इस प्रकार की तैयारी, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है ना, ये सिर्फ वो बुकिश वाली तैयारी नहीं है, बुक वाली तैयारी नहीं। इवन मेंस में जो आपके आंसर आएंगे ना, क्वेश्चन जो आपसे पूछे आएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे कि स्टैटिक पोर्शन के कंप्लीटली पूरे स्टैटिक पोर्शन के। स्टैटिक पोर्शन सिर्फ आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव के लिए होता है कि आपको हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार के होंगे कि आप में समझ कितनी, आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझते हो। तो हमेशा इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको रट्टू तोता वाली कहानी मत किया करो, जो चीज मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश किया करो, राइट, क्योंकि समझोगे तब जाकर एक अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक जुडिशरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और फिर आप बोल सकते हो कि सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है या बोर्ड है, उसमें हमें जुडिशरी तो देखने को मिल रही है, ऑनरेबल मतलब रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज एज अ चेयरमैन के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, वो तो ठीक है, वो तो है, बट ओवर राइडिंग पावर किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, क्लियरली मेंशन है। फिर से मैं आपको एक बार जो है वो इसको रिव्यू करवा देता हूं फिर से, राइट। जैसे कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, बट हमने क्या देखा था कि ओवर राइडिंग पावर किसके हाथ में, ओवर राइडिंग पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। ओवर राइडिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, ओवर राइडिंग पावर्स। द गवर्नमेंट हैज इक्विप्ड इटसेल्फ विद ओवर राइडिंग पावर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने आप को ओवर राइडिंग पावर प्रोवाइड करी है, तो कहीं ना कहीं से मामला क्लियर है कि सरकार की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, राइट। तो आप लोग को हर तरीके से चीजों को समझना है। और देखो मैंने हमेशा ये चीज कही है, मुझे कुछ अभी बीच में मैंने समझाया भी था इतने अच्छे से, बट फिर भी एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट कर दिया था, जैसे कि मैंने अभी मोदी रोजगार 2 करके पर एक जो है वो एक अलग से टॉपिक जो है वो क्रिएट किया था, राइट, उसमें आपको चीजें समझाने की कोशिश करी, तो बताया भी था कि मैं कभी भी किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता हूं, राइट, और मैं आपको यही चीज सिखाता हूं क्योंकि मैं आप लोग की तैयारी करवा रहा हूं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूं। मेरा काम यह है कि आपको राइट डायरेक्शन में चीजों को सही तरीके से आपको बताऊं और सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करो, उस चीज का आइडिया दूं। सही अप्रोच ये होती है कि आपको कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको पढ़ना है फैक्ट्स एंड फिगर के चक्कर में। आपने देखा होगा कि मैं कई बार सरकार को क्रिटिसाइज भी करता हूं, कई बार अच्छा भी बोलता हूं कि हाँ यार इनका डिसीजन अच्छा है, इनकी पॉलिसी अच्छी है, बढ़िया होगा। बट जब मैं बढ़िया बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, राइट, सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, किसी का जो है वो पक्ष नहीं ले रहा हूं। मुझे
जो पॉलिसी अच्छी लगती है उसके बारे में बता देता हूँ, हाँ ये अच्छा है। जो चीज अच्छी नहीं लगती वो क्लियरली बोलता हूँ सामने। अभी मैंने आपको जैसे अभी क्लियरली बोला कि सरकार की अप्रोच जो है वो कुछ और भी हो सकती है, राइट, इन सब चीजों को लेकर आके। बस इतना ही टॉपिक था ये वाला आप लोगों के लिए, बट फिर भी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि इस प्रकार के रूल्स क्यों सरकार लेकर आई है। तो सरकार ने ये कदम पिछले 12 महीनों से देश विदेश में हो रही जो गतिविधियां हैं उसके चलते, जो बड़ी टेक कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है उस पर निगरानी और नियंत्रण यानी कि रेगुलेट करने के उद्देश्य से ये नए नियम को लागू किया है। और ये नियम जो है वो विश्व की सर्वाधिक अहम कंपनियां जैसे फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती हैं उनमें से कुछ के लिए अपने व्यापार मॉडल को मूल रूप से पुनर्गठित करने के लिए विवश कर सकते हैं। यानी कि उनको बोल सकते हैं कि जैसे कि होते हैं ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह, कंपनीज वगैरह की, यार हमने तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया, इसमें चेंजेस तो नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा, एक बार पोस्ट हो गया तो वो डिलीट नहीं कर सकते उसको। तो इस तरह की हो सकती है ना चीजें, एक कंपनी इस प्रकार की चीज कर सकती है, राइट, और वो मना कर सकती है। तो ऐसी कंपनी को जो है वो थोड़ा विवश करने के लिए उनको जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनके अंडर रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंप्लीकेशन सिग्निफिकेंस क्या है इन रूल्स का? तो सबसे पहली बात तो गई सोशल मीडिया कंपनी जो है और जो दूसरी कंपनी इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो अगर कुछ गड़बड़ करती हैं, राइट, यानी कि दुरुपयोग करती हैं या दुर्व्यवहार करती हैं, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराए जाने की आवश्यकता थी, इसलिए ये इस प्रकार के नियम जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। और इसमें एक और खतरनाक चीज है कंपनीज के लिए। क्या चीज है? तो बताया जा रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी नेचर का केस सामने आता है तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनके सामने अगर कुछ मामला आता है तो, और वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक करवा सकते हैं उस कंपनी के एक्सेस को, राइट, और ये बताया जा रहा है कि बिना उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिए कि वो उसकी सुनवाई हो, यानी कि वो अपनी अपनी जैसे होता है ना कि कोई भी अगर केस लिया जाता है, केस सामने आता है तो उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। बट अगर कोई इमरजेंसी नेचर का कोई केस हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसमें वो कंपनी जो है उसकी सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्टली उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप ये हटाइए, पूरे कंटेंट हटाइए और हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर जो है वो कार्य करें, राइट, इस कंट्री के अंदर आपकी वेबसाइट वगैरह जो है, सर्वर वगैरह जो है वो ऑपरेट करे, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा फिर, राइट। तो इस प्रकार की चीजें भी, जैसे होता है ना कि सरकार काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक करवा देती है, तो वैसे ही कुछ हो सकता है कि वो कंपनी की वेबसाइट ब्लॉक करवा दी या उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको हटवा दिया। जैसे कि अभी आपने देखा हुआ कि सरकार ने काफी सारी एप्लीकेशन जो है वो हटवा दी थी गूगल प्ले स्टोर से इंडिया के, राइट। तो ये चीज आपको पता ही है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो ये, और इवन सामने वाली कंपनी को, प्लेटफॉर्म को बिना सुने इस प्रकार की चीज कर सकती है। तो ये इमरजेंसी पावर भी है सरकार के हाथों में। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब गाइस बात हो रही है बैड बैंक्स के बारे में। तो इस टॉपिक को मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले कवर करा चुका हूं। 22 दिसंबर 2020 के लेक्चर पे आपको जाना है। 22 दिसंबर 2020 के लेक्चर पे आप जाइए। मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक है, 47 मिनट के आसपास ये टॉपिक आपको इस लेक्चर पे मिल जाएगा। ये लेक्चर आपको कहां पर मिलेगा? आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है 22 दिसंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, या फिर अपना जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष यूट्यूब का, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ आप। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है ना चैनल की, वहां पे जाके दिसंबर वाला फोल्डर जो है वो आप उठा लेना, राइट, देख लेना। तो दिसंबर वाला आपको दिसंबर 2020 का फोल्डर मिल जाएगा, उसमें 22 तारीख वाले वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 22 तारीख वाले वीडियो में जाकर आखिरी में ये टॉपिक है, आपको मिल जाएगा। नीचे इंडेक्स बना रहता है हर एक जो अपन यहाँ पर लेक्चर जो अपलोड करते हैं डेली करंट अफेयर्स के, तो उसमें आप नीचे इंडेक्स में देखते होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करेंगे ना तो आपको नीचे आके थोड़ा सा इंडेक्स मिल जाएगा। तो उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक कितने मिनट पर शुरू हो रहा है, राइट। तो ये वाली चीज मैं आपको पूरी प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखो अभी तो आप वो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अभी ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिला था, तो बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA इनके द्वारा खराब ऋणों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। इन्होंने बैड लोन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। बैड लोन कौन से लोन होते हैं? वो वाले लोन जैसे कि एक व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से और फिर वो व्यक्ति उस ना अपना इंटरेस्ट चुका रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहा है, वो बैंक उसको फोन कर करके थक गई है। तो इस प्रकार के जो हम लोग को लोन्स देखने को मिलते हैं बैड लोन्स, राइट। तो ये ट्रांसफर किए जाए सेंटर के प्रपोज्ड बैड बैंक्स में। तो केंद्र जो है, केंद्र ने प्रपोजल रखा था इस बैड बैंक का। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार के जो लोन वगैरह जो होते हैं बैड लोन्स, तो उसको
केंद्र के बैड बैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, 22 दिसंबर वाला टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा आईबीए ने बैंक को लिखित में जो है वो भेजा है एक नोटिस, उनसे बोला है कि आप के पास जितने भी बैड लोन्स है 500 करोड़ या उसके ऊपर की वर्थ के, तो उसको लिस्ट करो, आप उसके बारे में जानकारी दो। ये भी जानकारी दो, आइडेंटिफाई करो कि वो क्या प्रॉब्लम है, यानी कि लोन जो है वो क्यों सामने वाला व्यक्ति नहीं चुका पा रहा, क्यों डिफॉल्ट ये हुआ है, राइट। उसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दो, राइट। और क्लैरिटी लेकर आओ कि आपको और कितने मतलब कैपिटल की आवश्यकता है बैंक को स्मूथ चलाने के लिए, क्योंकि बैंकों को हेल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 1 फरवरी को अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण के दौरान भी एक बैड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो ये बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित इकाई जो कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलेगी, यूनिट एंटिटी जो देखने को मिलेगी बैड बैंक की, राइट। तो बैंकों से तनावग्रस्त ऋण जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बैंक के ऊपर जो स्ट्रेस लोन्स जो हैं, यानी कि जो लोन बैंकों ने दिए हैं वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो एक वैकल्पिक निवेश कोष ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के लिए बेचने के लिए अपने अधिकार में लेगी, राइट। यानी कि अब ये क्या होगा, ये बैड बैंक क्या करेगी, इस प्रकार के लोन जो है वो बैंकों से खरीद लेगी और बैंकों को पैसा दे देगी, राइट। जिससे कि बैंक के पास भी पैसा आ जाए और उसके बाद फिर बैड बैंक का काम क्या होगा, इस प्रकार के लोन्स को रिकवर करने का ये काम करेगी, राइट। देखो अब देखो लोन जो होगा वो उतनी अमाउंट में नहीं लेगी बैड बैंक, ये बात भी बिल्कुल क्लियर रखो, राइट। जैसे कि अगर बैंक का जो लोन है वो 100 करोड़ का है, तो बैड बैंक क्या बोलेगी, 100 करोड़ में तो हम नहीं लेंगे, यानी कि 100 करोड़, क्योंकि इसको भी तो घाटा होगा ना। ये पहले पूरा एनालिसिस करेगी कि सामने वाले व्यक्ति के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करवाई जा सकती है, नीलामी करवाई जाती है। एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि ये भी तो बैड बैंक भी तो एक कंपनी है ना, ये भी तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं करेगी कि घाटे का सौदा थोड़ा करेगी। ये कुछ इस प्रकार का सौदा करेगी कि जिससे कि बैंक के पास भी कैपिटल पहुंच जाए और बैंक को भी ज्यादा नुकसान ना हो, राइट। 100% की जगह 70% जो है वो उसकी बचत हो जाए, राइट। तो इस प्रकार की कुछ चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होगा। वो आप 22 दिसंबर वाला लेक्चर आप देखो एक बार, आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना जो है वो लास्ट टॉपिक था। कुछ टॉपिक जो है वो आज के बच गए थे, तो इसलिए मैंने अलग से इस सेपरेट करके अलग से वीडियो में आपको ये टॉपिक दे दिया।